नमस्कार स्टूडेंट। हम शोध प्रविधि में अनुसंधान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। किस तरीके से अनुसंधान करते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या होती है अनुसंधान की, इसके बारे में जान रहे हैं। हमने अभी पिछले क्लास में जाने कि जब हम अनुसंधान करते हैं तो किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए जाते हैं तो हम प्रतिनिधि का चयन कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब डाटा एकत्रित करने उससे सूचना प्राप्त करना होता है, तो हम तो अगर किसी भी क्षेत्र में अगर अध्ययन करने जा रहे हैं तो उस क्षेत्र के हर इकाई से हम तो सूचना नहीं ग्रहण कर सकते, नहीं तो उसके लिए हमें समय, धन, परिश्रम सब ज़्यादा लग सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम प्रतिनिधि का चयन करते हैं। तो हमें किस तरीके से प्रतिनिधियों का चयन करना चाहिए सूचना एकत्रित करने के लिए, उसके संबंध में जानें। आज हम जानेंगे, हमारा अगला टॉपिक है समंकों का संग्रहण, प्रविधियाँ तथा यंत्र। कहने का मतलब ये है कि हमने जो प्रतिनिधियों से या विभिन्न जगहों से क्या किए हैं, जो सूचना कैसे प्रतिनिधि का चयन करते हैं, मगर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वहाँ से हमें सूचना प्राप्त करें होगा उस सूचना को हम संग्रहित कैसे करेंगे, इकट्ठा कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। संग्रहण कैसे करना है समंकों का, या जो तत्व या जो सूचना हमें मिलने वाला है उसका संग्रहण किस तरीके से हमें करना है। जब हम प्रतिनिधि का चयन कर लेते हैं कि हमें इस प्रकार से व्यक्तियों से हमें सूचना एकत्रित करना है, हमें व्यक्तियों को चुनना होगा कि किस तरीके से हमें क्या करना होगा, हमें किन से सूचना एकत्रित करना है, इसका प्रतिनिधि रूप में हमने चयन कर लिया। मगर उनसे प्राप्त हम सूचनाओं को संग्रहित किस तरीके से करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, क्योंकि सूचना लेना बहुत कुछ नहीं हो जाता, उन सूचनाओं को एकत्रीकरण करना या संग्रहित करना भी एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रविधियाँ क्या है, इसका यंत्र क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो किसी भी अनुसंधान कार्य में आंकड़ों तथा तथ्यों का अहम भूमिका होती है तथ्य सामग्री के अभाव में संशोधक संशोधन नहीं कर सकता या अनुसंधान नहीं कर सकता। जब तक शोध विषय के से संबंधित तथ्यों को निश्चित प्रविधियों के द्वारा उपयोग में लेते हुए एकत्रित नहीं किया जाएगा, तब तक अनुसंधान का आधार कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, न ही किसी प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया जा सकता। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए सामान्यीकरण तथा सैद्धांतिकरण के लिए सूचनाएं प्राप्त करता है तथा एकत्रित करना, ये दोनों उसके क्या माने जाते हैं, मुख्य कार्य माने जाते हैं। संख्यात्मक एवं गुणात्मक बातों का मालूम करना ही आवश्यक है। उसके बाद अगर देखें तो अनुसंधान हेतु प्रयत्न किए जाने वाले तथ्यों को अध्ययनकर्ता मनमाने ढंग से एकत्रित नहीं करके विभिन्न उपकरणों तथा प्रविधियों की सहायता से क्या करता है, संकलित करने का कार्य करता है। और वैज्ञानिक शोध के लिए इन तथ्यों का विश्वसनीय होना परम आवश्यक है। इसके विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए शोधकर्ता को समंकों का संग्रहण करना अनिवार्य है। आप अगर संग्रहित नहीं कर रहे हैं, इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, अगर जानकारी को बेहतर तरीके से संग्रहित नहीं कर रहे हैं, अगर लोगों की जो कही गई बातें हैं या उसके द्वारा बताई गई सूचनाएं हैं, आपको मन में ध्यान में रखकर अगर क्या करते हैं, अनुसंधान करना अगर चाहते हैं, तो इस सबको विश्वसनीय, सही और एक उच्च स्तरीय क्या है ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए आपको क्या करना होगा, उनको संग्रहित करना होगा, इकट्ठा करना होगा, एक साथ रखना होगा, एक कागजी रूप में, इसे लिखित रूप में रखना होगा। नहीं तो आपके द्वारा बनाई गई शोध है या आपके द्वारा की गई शोध है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपको सूचना प्राप्त होती है, आपने जिन प्रतिनिधियों को चयन किया था सूचना प्राप्त करने के लिए, उन प्रतिनिधियों की सूचनाओं को आपको क्या करना होगा, संग्रहित करना होगा। मगर ये सामग्री तथ्य की जो संकल्पना है, डाटा या जो समंक की जो संकल्पना है, ये क्या है। तो तथ्य संकलन के लिए अनुसंधानकर्ता में अवलोकन की चेतना का होना आवश्यक है। तथ्यों के अंतर्गत सूचनादाताओं की विभिन्न प्रविधियों की सहायता से क्या करते सभी प्रकार की सूचनाएं आती हैं। वैज्ञानिक ज्ञान की सीमाएं के विस्तार हेतु अनुसंधान प्रयत्नों के आधार पर संकलित की गई साधारण सी लगने वाली छोटी छोटी सूचनाओं को काफ़ी लाभदायक होती है। इन्हीं संकलित सूचनाओं को तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारते हैं। तथ्य संकलन प्रत्येक विज्ञान का एक लक्ष्य होता है। अब व्यवस्थित रूप से संकलित तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तथ्य संकलन से ही घटनाओं के कार्यकारण संबंध को जाना जा सकता है तथा कारण प्रभाव संबंधों को पता लगाया जा सकता है। प्रत्येक विज्ञान में विविध घटनाओं के कारण एवं प्रभाव को जानने के प्रयत्न तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान की प्रगति तथ्यों पर ही निर्भर करती है। बिना तथ्य के किसी भी विषय का निष्कर्ष तक पहुंचा नहीं जा सकता। अगर उसके बाद अगर समंग एवं संग्रहण का अगर अर्थ जाने, समंग संग्रहण का अर्थ जाने तो इसका क्या मतलब होता है। तो एक कुशल सर्वेक्षणकर्ता अपनी प्रस्तावित समस्या को सफलतापूर्वक अध्ययन करने के लिए पूर्ण सावधानी के साथ आवश्यक तथ्यों एवं सूचनाओं एवं आंकड़ों को एकत्रित करने पर विशेष ध्यान देता है। परंतु वास्तविक में यह है कि समंग संकलन
में केवल प्रत्यक्ष स्रोत पर्याप्त नहीं होते, नहीं केवल प्रथम स्तर की सामग्री के काम चलाना संभव है या व्यवहारिक हो पाता है, द्वितीय स्तर की सामग्री भी एकत्रित करना हो जाता है। फिर भी निस्संदेह अधिकांश समग्र सर्वेक्षणकर्ता अपने भ्रमण के द्वारा प्राथमिक स्तर पर एकत्रित करते हैं, इसलिए इसका संकलन ही तकनीक प्रक्रिया मानी जाती है, जिसके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब ये कि प्राथमिक स्तर का मतलब इसे यहाँ पर ये होता है कि जहाँ पर अनुसंधान करता व्यक्तिगत रूप से क्या करता है, व्यक्तिगत रूप से या मौखिक तौर पर क्या करता है, जहाँ पर सूचना मिलने वाला है वहाँ पर क्या करता है, अध्ययन करने का कार्य करता है। मगर ये संभव नहीं है, सिर्फ आप मौखिक तौर पर किसी भी प्रकार का डाटा या सूचना एकत्रित नहीं कर सकते। आप द्वितीयक तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर रहकर क्या कर सकते हैं, डाटा एकत्रित कर सकते हैं। ये तो होगा समग्र संग्रहण का अर्थ क्या होता है। उसके बाद आते हैं समग्र संग्रहण का महत्व क्या है। अगर कोई भी अनुसंधान करता, अगर जो वहाँ पर डाटा एकत्रित जो डाटा मिलता है अगर उसको संग्रहित नहीं करता तो उससे फायदा क्या होगा, या उसका फायदा या लाभ हानि क्या है, या उसको वर्तमान समय में महत्व क्या है। तो सूचनाओं समंकों का संकलन किसी भी सामाजिक सर्वेक्षण के संपूर्ण आयोजन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण चरण के रूप में माना जाता है। संकलित सूचना ही वास्तव में सर्वेक्षण के रूपी भवन की एक आधारशिला अथवा नींव मानी जा सकती है, जिस पर इस भवन का शेष भाग टिका रहता है। यदि समंक भली भांति प्रकार या पर्याप्त मात्रा में एकत्रित नहीं की गई है या उसके संकलन में दोष या त्रुटि अधिक है तो उसके बाद के स्तरों में भी सही रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता या उसके परिणाम में भी संदेह रहेगा। शुद्ध अथवा यथार्थपूर्ण सूचना संकलित करने के महत्व को किस तरीके से जाना जा सकता है उसके यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले ये आधार है कि सर्वेक्षण का आधार, किसी भी सर्वेक्षण को वैज्ञानिक विधि से संचालित करने में सामग्री का संकलन प्रमुख तथा प्रायः प्रथम चरण हुआ है और यही संपूर्ण सर्वेक्षण के आधार को रेखा होती है तथा संकलित तथ्यों को ही वर्गीकरण करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने संकलित डाटा या सूचना सही तरीके से एकत्रित नहीं की है, सूचना डाटा सही तरीके से एकत्रित नहीं की है किसी भी विषय के बारे में, तो आप बेहतर तरीके से जानकारी एकत्रित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वास्तविक जीवन का बोध। समग्र संकलन के लिए सर्वेक्षणकर्ता को अध्ययन समूह अथवा समुदाय के सामान्य जीवन में प्रवेश करना पड़ता है, अतः वह जीवन के साधारण एवं विशेष दशाओं से उनके स्वाभाविक अथवा वास्तविक रूप से परिचित हो जाता है और उसे समग्र संकलन के दौरान समुदाय के जीवन का सही ज्ञान होना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं कारणों की खोज। कहने का मतलब ये है कि जो समाज में जो भी घटनाएं घटती है वो घटना कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से घट रही है, उन घटनाओं के बारे में भी क्या होती है, जानकारी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके साथ साथ क्या है, घटनाओं की तुलना। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जहाँ पर तथ्य संकलन करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से दो अलग अलग जगहों पर क्या हो रही है, घटना घट रही है, कौन से ऐसे कारण है। हम तथ्य एकत्रित करके भी हम इसे जान सकते हैं कि अलग अलग जो जगहों पर जो घटने वाली घटना है कौन से ऐसे कारण है जिसके कारण से घटना घट रही है। उसके साथ साथ परिवर्तनों की जानकारी। तो परिवर्तनों की जानकारी कहने का मतलब ये कि आज वर्तमान समय में जितनी भी सामाजिक परिवर्तन हो रही है वो सामाजिक परिवर्तन ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से सामाजिक परिवर्तन हो रही है। अगर आपके पास डाटा या तथ्य एकत्रित है तो आप उस तथ्य हम डाटा को पढ़ने या अध्ययन करने के पश्चात आपको पता लग जाएगा कि समाज में जो घटना घट रही है, जो परिवर्तन हो रही है, वो कौन से कारण परिवर्तन हो रही है। इसलिए क्या है, डाटा एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। उसके साथ साथ आता है नियोजन में आवश्यक कहने का मतलब है कि किसी भी देश की सामाजिक आर्थिक नियोजन का संपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभिक छानबीन सर्वेक्षणों द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी देश में अगर सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर कोई भी समस्या है और उन समस्याओं को क्या करना है, योजना बनाकर अगर लागू करना है, किसी भी समस्या को क्या करना है, जानने के बाद क्या करना है, वहाँ पर एक नए कार्यक्रम अगर लागू करना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिन क्षेत्रों में समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या के कारण क्या रहे होंगे, कौन से ऐसे कारण है जहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए आपको नियोजन बनाना पड़ता है। और नियोजन कहने का मतलब ये योजना तो ही बना सकते हैं तब जब आपके पास उस क्षेत्र के बारे में बेहतर जानकारी हो या तथ्य हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में संपूर्ण व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या होना होगा, उससे संबंधित आपके पास डाटा होना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर अध्ययन या बेहतर शोध कर सकते हैं, नहीं तो उसके बिना आप अपने शोध को पूरा नहीं कर सकते हैं। ये समग्र संग्रहण का महत्व है। कहने का मतलब है कि समग्र संग्रहण के बिना तथ्यों के या बिना जानकारी के
हम आप किसी भी प्रकार को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास तथ्य होना जरूरी है। ये तो होगा उसका महत्व। उसके बाद आते हैं समंकों की पद्धतियाँ या प्रविधियाँ का या तथा यंत्र। तो किसी भी अध्ययन को एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत लाने लाने से ही ज्ञान होता है कि किस तरीके से इन किन कार्यों किन किन वस्तुओं को प्रयोग में करके इसका कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक पद्धति एक विस्तृत अवधारणा है जिसके कई तरीके या विशेष प्रविधियां तथा उनमें प्रयोग किए जाने वाले यंत्र तथा साधनों की आवश्यकता अनुसार से निर्धारित करना पड़ता है। प्रत्येक विज्ञान के विषय वस्तु तथा उसकी प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। सामाजिक समस्याओं को एक समान नहीं होता है। समंग हम समग्रहण के अध्ययन समंग संग्रहण का अर्थ है और महत्व जान लिए थे। उसके बाद आते हैं समंग की पद्धतियाँ प्रविधियाँ तथा यंत्र। किन कहने का मतलब ये है कि किसी भी अध्ययन को एक निश्चित प्रणाली के अंतर्गत लाने से ही ज्ञात होता है कि किस तरीके से किन किन वस्तुओं को प्रयोग करके इस कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पद्धति का विस्तृत अवधारणा है जिस कई तरीकों का विशेष प्रविधियों का उसमें प्रयोग किए जाने वाला यंत्रों एवं साधनों को आवश्यकता अनुसार से निर्धारित करना पड़ता है। प्रत्येक विज्ञान की विषय वस्तु तथा उसकी प्रकृति भिन्न होती है। सामाजिक समस्याओं की भी एक समान नहीं होती, कुछ सामान्य या साधारण होती है तथा कुछ जटिल होती है। किसी एक ही अध्ययन पद्धति के द्वारा सामाजिक समस्याओं को सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं किया जा सकता। एक ही समस्या को अनेक विषयों या विज्ञानों से संबंधित हो सकती है, जैसे निर्धनता निर्धनता, बेकारी आदि, जिन्हें आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों से देखा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि जान सकते हैं कि समस्याएं कैसी निर्मित होती है। जिसमें सबसे पहले अगर देखें, समस्या गंभीर है अथवा साधारण है। गंभीर अथवा जटिल समस्या के लिए सूक्ष्म निष्कर्ष निकाल सकने वाली पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समस्या का कौन सा पक्ष अत्यधिक व्यवहारिक तथा महत्वपूर्ण है, इसके आधार पर हम क्या करते हैं, पद्धतियों को अपनाते हैं। उसके साथ साथ क्या इस समस्या का आंकड़ों के संकलन में अधिक संबंध है अथवा केवल किसी विशेष गुणात्मक तथ्यों की जानकारी करना जरूरी है, तथा उसके साथ साथ अध्ययन का उद्देश्य क्या केवल जानकारी वृद्धि मात्र ही है अथवा इस कुरीतियों को निवारण अथवा सुधार हेतु सुझाव आधारित किए जाएंगे, या इस अध्ययन से निकलने वाले परिणामों की कितनी निश्चितता की आवश्यकता है आदि सभी चीज़ों के आधार पर क्या किया जाते हैं, किसी भी प्रकार की पद्धति को अपनाया जाता है ताकि वहाँ पर व्याप्त समस्याओं को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। ये तो हो गया समंकों की पद्धति या प्रविधियों का अंतर है या किस तरीके से पद्धतियों को अपनाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं समंकों का प्रकार। समंक या तथ्य किस तरीके से एकत्रित किए जाते हैं। तो समंक सांख्यिकी अनुसंधान की आधारशिला होती है। इसके बिना अनुसंधान नहीं किया जा सकता। अनुसंधान का उचित प्रबंध के उपरांत व्यवस्थित पद्धति से आवश्यक आंकड़ों एवं समंकों का संकलन किया जा सकता है। समंक जितने अधिक शुद्ध हो एवं विश्वसनीय होंगे, अनुसंधान उतने ही लाभप्रद होगा। अगर समंक का अगर रूप देखें या प्रकार देखें तो मुख्यतः समंक दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक का मतलब होता है, प्राथमिक समंक उन समंकों को कहते हैं जो अनुसंधान के प्रारंभ में से अंत तक नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं। इन समंकों को प्रथम बार ही संकलित किया जाता है अतः उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। प्राथमिक समंक नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं अतः मौलिक भी होते हैं, इसलिए इसे मौलिक समंक भी कहा जाता है। इन समंकों को संकलित करने में अधिक समय, श्रम, योग्यता, होशियारी एवं धन की आवश्यकता होती है। कभी कभी इनको संग्रहित करते समय बहुत कठिनाइयाँ भी होती है। ये समंक नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं अतः सत्य, विश्वसनीयता एवं आत्मविश्वास की योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें कि अगर कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश के आदिवासी की जनसंख्या, दैनिक आय, व्यय आदि के आंकड़ों को नए सिरे से एकत्र कर रहा है तब उसे मौलिक एवं प्राथमिक समंक कहेंगे। ये समंक संकलनकर्ता के लिए मौलिक होते हैं। अगर द्वितीयक समंक अगर देखें, द्वितीयक समंक उन समंकों को कहते हैं जो संबंधित अनुसंधान से पहले किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा यह अनुसंधान के लिए संग्रहित कर लिए गए हैं एवं प्रकाशित कर दिए गए तथा वर्तमान अनुसंधान में उसका प्रयोग किया जा रहा है। द्वितीयक समंक चूँकि पहले ही संग्रहित करके प्रकाशित किए जा चुके हैं अतः यह मौलिक समंक नहीं होते, इसलिए मौलिक समंक इसे नहीं कहा जा सकता या इसे अमौलिक समंक कहा जाता है। इन समंकों का संकलन पहले ही कर लिया गया होता है, जब इसके द्वितीय बार प्रयोग किया जाता है तब ये द्वितीयक समंक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि अनुसंधानकर्ता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा संग्रहित
या एवं प्रकाशित बेरोजगारी से संबंधित समंकों का प्रयोग कर रहा है तो इसे समंकों को अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे। अगर प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में अगर अंतर अगर देखें तो मुख्यतः इसमें 4-5 प्रकार के अंतर पाए जाते हैं। पहला अंतर ये होता है कि प्राथमिक समंक में इस समंकों का संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार किया जाता है, वहीं द्वितीयक समंक में इन समंकों का संकलन एवं प्रकाशन पूर्व ही कर लिया जाता है तथा अनुसंधानकर्ता इन्हें द्वितीय बार प्रयोग करता है। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं एवं द्वितीयक समंक अमौलिक होते हैं। प्राथमिक समंक में इस समंक को संकलन चूंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं ही करता है अतः इसके लिए समंक पूर्ण विश्वसनीय होता है। वहीं दूसरी ओर द्वितीय समंक में क्या होता है, इन समंकों का संकलन पूर्व ही कर लिया गया होता है अतः अनुसंधानकर्ता हेतु समंक हेतु विश्वसनीय नहीं होते हैं। उसके बाद अगर अंतर देखें तो प्राथमिक समंक को संकलित करने के लिए अधिक समय व्यय कठिनाइयाँ होती है, कभी कभी इन्हें संकलित करना असंभव हो जाता है। द्वितीयक समंक पूर्व संकलित होते हैं अतः इसे प्राप्त करने में कम व्यय, कम समय और कम कठिनाइयाँ होती है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो ये अप्रकाशित होते हैं और जो द्वितीयक समंक वो प्रकाशित तौर पर पाए जाते हैं। ये तो हो गए समंक के प्रकार कि तथ्य डाटा किस तरीके से क्या किए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो डाटा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्राथमिक जिसमें अनुसंधानकर्ता को खुद अध्ययन संकलन करना पड़ता है, वहीं द्वितीयक समंक में क्या होता है, उसे जो पहले से डाटा उपलब्ध है उन डाटाओं को अपने अनुसंधान कार्य में उपयोग करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं जो प्राथमिक संकलन पद्धतियाँ हैं, जो प्राथमिक डाटा संकलन के तरीके हैं उसके भी कई पद्धतियाँ बताई जाती हैं, जिसमें माना जाता है कि जो डाटा प्राथमिक संकलन की जो पद्धतियाँ होती हैं उसमें सबसे पहला पद्धति प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान होता है, जिसमें क्या करते हैं जो कोई भी अनुसंधानकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं प्रत्यक्ष रूप से सूचनादाताओं के पास जाकर के सूचना एकत्रित करते हैं और जिसमें सूचना एकत्र की जा रही होती है वह प्रत्यक्ष व्यक्ति का संपर्क स्थापित करके उससे क्या करता है सूचना प्राप्त करने का कार्य करता है, जबकि कार्य क्षेत्र में सीमित होता है। चूँकि इस पद्धति में अनुसंधान को स्वयं प्रत्यक्ष सूचना देने वाले के पास जाना पड़ता है अतः उसे विनम्र व्यवहार, कुशल, मेहनती एवं धैर्यवान एवं उत्साही होना चाहिए। यदि इसमें गुण को कमी होती है तब अपेक्षित सूचना एकत्र नहीं कर पाते। इसलिए माना जाता है कि जो सूचना प्राथमिक संकलन करने की जो पद्धति है पहला पद्धति को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति माना जाता है। अगर इसकी उपयोगिता को देखें या अनुपयोगित अनुसंधान की उपयोगिता को देखें तो क्या होता है, जब अत्यधिक विश्वसनीय शुद्ध समंकों का संकलन करना हो तभी क्या करना पड़ता है, हमें प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति अपनानी पड़ती है। दूसरा, जब अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता के प्राप्त जानकारी को गुप्त अगर रखना हो, उसके द्वारा दी गई सूचना को अगर गुप्त रखना हो तब क्या किया जाता है, व्यक्तिगत समंक संकलन पद्धति को अपनाया जाता है। तीसरा आता है इसमें जब समंकों को मौलिकता पर अत्यधिक जोर देना हो तब भी क्या किया जाता है, व्यक्तिगत पद्धति को अपनाया जाता है। उसके साथ साथ जब अनुसंधान कार्य कठिन हो तो भी क्या किया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर जाकर क्या किया जाता है, सूचना एकत्रित किया जाता है। उसके साथ साथ जब अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं को प्रश्नों को समझना अनिवार्य हो तब भी क्या किया जाता है, व्यक्तिगत रूप से जाकर वहाँ पर अनुसंधान किया जाता है या सूचना एकत्रित किया जाता है। मगर ये तो हो गया उसकी कुछ उपयुक्तता, क्यों अनुसंधानकर्ता ज़्यादातर व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति या व्यक्तिगत अनुसंधान को बेहतर मानते हैं। अगर इसके गुण अगर देखें प्रत्यक्ष या व्यक्तिगत अनुसंधान के तो इसमें सबसे पहला गुण यही होता है कि इस पद्धति द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध, विश्वसनीय, मौलिक होते हैं। दूसरा, अगर इसका गुण देखें तो यह पद्धति अत्यधिक लोचदार है। अनुसंधानकर्ता कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रश्नों में परिवर्तन कर सकता है। उसके साथ अगला इसका अगर गुण देखें तो इस पद्धति में अनुसंधानकर्ता स्वयं उपस्थित होता है अतः व्यर्थ के व्यय नहीं होते और इस कारण से बचत के दृष्टिकोण से एक पद्धति बेहतर मानी जाती है। उसके साथ साथ अगला गुण अगर देखें तो आवश्यकता से अधिक सूचनाओं को भी एकत्रित किया जा सकता है जिसकी भविष्य में उपयोगिता प्रतीत हो। मगर ये तो उसके गुण हो गए। मगर माना जाता है कि जो प्रत्यक्ष अनुसंधान पद्धति है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति है, इसमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं डाटा एकत्रित करते समय। पहला दोष इसमें यह पाया जाता है कि यह पद्धति उसी समय अधिक उपयुक्त होती है जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो, अतः विस्तृत क्षेत्र के अनुसंधान में यह पद्धति उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। दूसरा दोष इसके ये माना जाता है कि इस पद्धति में चूंकि अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना पड़ता है अतः अधिक समय एवं श्रम की बर्बादी होती है। उसके बाद अगर गुण देखें तो इस पद्धति में अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है अतः अब ये भी हो सकता है कि प्राप्त फल निर्धारित क्षेत्र की विशेषता को न बतला सके। उसके बाद आता है अगर अंत में अगर इसके दोष देखें तो यह भी संभव है कि अनुसंधानकर्ता किसी भी बात के पक्ष में प्रभावित हो जाए। ऐसी स्थिति में परिणामों की शुद्धता जानने का भय रहता है।
उसके बाद अगर इस प्रत्यक्ष पद्धति या अनुसंधान पद्धति की अगर सावधानियाँ देखें, क्योंकि इसमें जिसमें गुण होता है उसमें दोष होता है, तो उसमें कुछ सावधानियाँ बरतनी अनिवार्य हो जाती हैं। इसलिए इसमें कुछ सावधानियाँ भी बताई गई, जिसमें क्या करता है, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता को विनम्र, व्यवहार में कुशल और धैर्यवान होना जरूरी है। अगर कुशल व्यवहार में कुशल, धैर्यवान अगर विनम्र नहीं होगा तो उसे जो सूचना प्राप्त करना है वो सूचना नहीं प्राप्त कर सकता है। उसके साथ साथ अगली सावधानी ये रखनी पड़ती है कि अनुसंधानकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा पूछे गए प्रश्न सरल, स्पष्ट और थोड़े हो, जिससे उत्तर देने वाला सभी प्रश्नों को सही सही उत्तर दे सके। उसके बाद आता है अनुसंधान को क्षेत्र या विशेष की भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, परंपराओं, खान पान आदि विशेष ध्यान रखना होता है। अगर वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो बेहतर तरीके से आप सूचना एकत्रित नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर अंत में अगर इसकी सावधानियाँ देखें तो अपनी व्यक्तिगत भावनाओं में पक्षपात भाव को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि अनुसंधान कार्य में इसका प्रभाव न पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति का उपयोग अनेक विद्वानों ने समय समय पर किया है, जिसमें जिसमें लिप्ले, आर्थर यंग, प्रोफेसर ज्विंग, रॉन्ट्री आदि ने प्रमुख तौर पर इसका अध्ययन किया और इसके आधार पर उन्होंने एक बेहतर सूचना एकत्रित करने का काम किया, जिसके माध्यम से अपने अनुसंधान कार्य को बेहतर तरीके से दिशा प्रदान कर सके। ये हो गया अनुसंधान की डाटा एकत्रित करने की प्रथम पद्धति, जिसके माध्यम से क्या करता है, कोई भी सूचना एकत्रित करने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से समाज में क्या करता है, जाकर उसकी स्थानीय भाषा, रीति रिवाज, व्यवहार, स्थानीय दशाओं के आधार पर क्या करता है, सूचना एकत्रित करने का कार्य करता है। अगले क्लास में हम अनुसंधान अध्ययन पद्धति या डाटा एकत्रित करने की दूसरी पद्धति पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान पद्धति।